क्या करना है? तो अभी लीनियर और रियल काम लोग कर रहे थे ना, तो लीनियर रियल वाला, लीनियर तो हो गया था ऑलमोस्ट, इतना का आपका तो हो ही गया था। बाकी सयानी का पता नहीं, तुमने लीनियर के सारे क्वेश्चन कर लिए सयानी जो असाइनमेंट थे? हाँ, और एक बार नहीं, उसको ना 4 बार 5 बार 10 बार सॉल्व करो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अगर तुम्हें सच में बहुत अच्छा होना है कॉन्सेप्ट में, तो वो जो असाइनमेंट्स हैं, कोई एक असाइनमेंट जो सॉल्व करते हैं उसको 2 3 4 5 बार और खुद से सॉल्व करो। ये नहीं सोल्यूशन देख देख के कॉपी पेस्ट मार रहे हैं, उससे कुछ दिमाग तुम्हारा डेवलप नहीं होगा। तुम दिमाग से खुद से पूछो कि हाँ कैसे होगा, कैसे कर सकते हैं, तो उससे तुम्हारे जो खुद आइडिया निकलेंगे, वो आइडिया एग्जाम में हेल्प करेगा। रट्टा मारा हुआ चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, और स्पेशली एग्जाम पैनिक सिचुएशन में तो बिल्कुल याद नहीं आएगा वो सब चीज़, रट्टा मारे होंगे। हाँ, वही चीज़ याद आएगा जो ठीक से समझा होगा, तब जाके एग्जाम में वो हेल्प करेगा, है ना। तो इसको ये असाइनमेंट मैंने ना टीम के लोगों को बोला था बनाने के लिए, उसने बनाया है, तो मुझे पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन हैं। तो अभी जो भी अगर आपने ट्राई किया होगा तो हम डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन रह जाएगा फिर मैं सीख के आपको फिर हेल्प करूंगा, है ना, क्योंकि ये सब मेरे लिए भी नया ही है। नेट का मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ, और इस बैच का मेरा, मैं शुरू में बताया था कि पर्पज़ है सीखना, ताकि मुझे भी एक मेरा मतलब रिविजन हो जाए समहाउ। तो अगर आप लोगों का हेल्प हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो ये है, तो इसमें अब क्या क्या क्वेश्चन है मैंने देखा नहीं पूरा, उसने बना के भेजे थे। तो तो जिन लोगों ने ट्राई किया था डाउट डिस्कस कर सकते हैं, या एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर सकता हूँ, बताओ कैसे करना है। मतलब जिन लोग ट्राई किए तुम लोग, या ऐसे एक एक क्वेश्चन डिस्कस करें, क्या कहते हो? हुँ? बाकी लोग बताओ, किसी ने ट्राई नहीं किया मतलब? तो चलो देख लेते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो ये सब हालांकि इसमें जो लोग पवन सर की क्लास अटेंड किए होंगे, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो बेसिक वाला वो करा ही रखा होगा, लेकिन फिर से मैं वही कह रहा हूँ कि सॉल्यूशन कलेक्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है अप्रोच जानना, आंसर निकाल पाना, करेक्ट ऑप्शन चूज कर पाना, ये इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए। तो आपके अंदर इतनी एबिलिटी हो, क्वेश्चन पढ़ के आप समझ पाओ कि क्या गिवन है, क्या पूछा है, फिर आप है ना प्रोसीड कर पाओ, अप्रोच पता हो आपसे कैसे सॉल्व होगा। तो ये इंपॉर्टेंट, ये नहीं कि सॉल्यूशन किसी ने करा दिया तो हो गया हमारा काम, ऐसा नहीं। जरूरी है सॉल्यूशन ना, एक क्वेश्चन 50 तरीके से सॉल्व हो सकता है, तो हो सकता है आपका तरीका 51st वे हो, वो भी करेक्ट होगा। इसलिए जरूरी है कि आपके अंदर वो एबिलिटी हो सोचने की, अप्रोच खुद निकालने की, ट्राई करने की, तो वो मेनली डेवलप करना है, ठीक है ना। तो जैसे हो सकता है उन्होंने जो क्वेश्चन कराए होंगे अपने तरीके से कराएंगे, मैं वही क्वेश्चन मैं कराऊंगा किसी और तरीके से कराऊंगा, तो ऐसा हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि दो टीचर एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं दोनों सेम तरीके से करेगा, या आप कर रहे हो सेम तरीके से करो, तो ऐसा नहीं मानना कि टीचर कराएगा तभी आप कर पाओ, हो सकता है आप टीचर से बेटर कर पाओ, ऐसे भी हो सकता है। तो इसलिए खुद से पहले थोड़े एफर्ट्स मारो, क्वेश्चन पढ़ो, ट्राई करो, गलतियां करो, थोड़ा सर्च करो गूगल पे, बुक पे, अगर कुछ लग रहा नहीं आता है तो पहले सीखना है तो सीख के फिर ट्राई करो। ये चीज़ है, तो ऐसे करके चीज़ें आप बेहतर होते जाओगे धीरे धीरे, तभी जाके एग्जाम क्लियर, क्योंकि एग्जाम में कोई हेल्प नहीं है आपके पास, घर पे है बहुत सारे हेल्प है, एग्जाम में सिर्फ आपका दिमाग ही है, वही हेल्प करेगा, तो दिमाग को जितने ज़्यादा कैपेबल बनाओगे उतना अच्छा है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इन टॉसिंग ऑफ अ कॉइन इज पी, द कॉइन इज इंडिपेंडेंट, ओके, इंडिपेंडेंटली टॉस 25 times and head appears 10 times. So the base estimate of p with respect to the prior beta 5,5 and the standard error loss function is, बताओ भाई, किसी को आता है तुम लोगों को बेजन एस्टिमेट निकालना? और पढ़ाया था सर ने, पवन सर ने बताया तो होगा, कैसे निकालते हैं?
पूछा क्या है, एस्टिमेट ऑफ पी। तो पी का एस्टिमेट का मतलब क्या, पी की वैल्यू ना, पी का एस्टिमेट चाहिए ना, तो बेस एस्टिमेट ऑफ पी, बेसियन एस्टिमेशन निकालना है पी का। तो और द स्टैंडर्ड स्क्वायर लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टैंडर्ड स्क्वायर लॉस फंक्शन। तो आई थिंक इसके लिए मैं थोड़ा सा पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी फिर मैं थ्योरी में थोड़ा सा थ्योरी पहले पढ़ा, थ्योरी पढ़ाया उन्होंने पवन सर ने थोड़ा सा कि कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब इसमें ना थोड़ा सा पहले थ्योरी जानना पड़ेगा ना कि प्रायर क्या है, पोस्टीरियर क्या है, फिर कैसे निकालना है। तो अभी इसको मैं स्किप करता हूँ, अभी इसका मैं पहले थ्योरी एक दिन पढ़ा के फिर इसको इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, इसको भी रहने दो। नेक्स्ट क्या है, इसमें पूछ रहा है कंसीडर टू ग्रुप्स से G1 G2 कंप्राइजिंग ऑफ 10 and 30 पेशेंट्स रेस्पेक्टिवली, सपोज दैट द मीन क्या बोल रहा है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ पेशेंट इन ग्रुप G1 and G2 आर 80 mm, तो भी Hg है ना, and 100 mm Hg respectively and the corresponding variances are this and this। तो आपके पास दो ग्रुप है और दोनों का आपको मीन बता रखा है, वेरिएंस बता रखा है। लेट x bar, s, c and r respectively denote the mean, variance, coefficient of variation and range of the diastolic blood pressures of the combined group। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो आपको क्या क्या दे रखा है, एक्स मीन पता है, वेरिएंस पता है, शुरू में बता रखा था, और बोल रहा है कि एक्स बार डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे जो जीवन ग्रुप है उसमें कितने 10 पेशेंट है, मतलब जीवन वाला सैंपल 1 है, और G2 ग्रुप में आपके पास 30 पेशेंट्स है ना, सैंपल साइज 30 का है। अब आपको बोल रहा है कि जो G1 G2 का मीन है वो आपको दे रखा है 80 एंड मतलब x1 बार मान लो 80 है, x2 बार 100 है, किसका बोला मीन, पेशेंट इन ग्रुप दिस एंड दिस आर, एंड द वेरिएंस भी दे रखा है आपको। So x bar s square c r respectively denote the mean, variance, coefficient of variation and range। So range का definition क्या है और coefficient of variation का definition, mean variance हम लोग जानते हैं है ना, mean variance हम लोग repeatedly यूज करते हैं, coefficient of variation और ये जो range है इसका क्या definition है, नहीं रेंज हाँ, nth order statistics minus first order statistics, okay। and coefficient of variation क्या होता है, ये तो गेट में भी था कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ना, गेट के सिलेबस में भी है, वेरिएंस बाय वी नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है ना ये, वेरिएंस बाय वी, वेरिएंस बाय मीन, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ भाई, वी क्या है, तुम क्या बोल रहे हो, वही बोलो सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन म्यू, और अगर परसेंटेज निकालना है तो उसका हो जाता है। अच्छा पूछना क्या चाह रहा है आपसे, देन व्हिच ऑफ जगह जो कोफिशिएंट होता है हाँ b माइनस a अपॉन b प्लस होता है, कोफिशिएंट की बात हो रही है। देखो आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। हाँ तो आपसे बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, अच्छा परसेंटेज में बोल रहा है ना, नहीं नहीं, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का परसेंटेज जो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, ये होता है परसेंटेज में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो आपसे पूछना क्या चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है कि फॉर द ऑब्जर्वेशन x1 x2 xn वेरिएंस, तो ये हमें पता है कि वेरिएंस का डेफिनेशन है ये डेटा के लिए,
तो डिस्क्रिप्टिव में ये वेरिएंस है और ये है, तो पूछना ये चाह रहा है कि एक्स बार कितना होगा, एस स्क्वायर क्या होगा, सी क्या होगा, है ना, और आर क्या होगा, बताओ कैसे डिसाइड करोगे। इसको ट्राई कर सकते हैं हम लोग, ये है। नहीं नहीं, वो तो वेरिएंस और मीन पता है ना, तो आ जाएगा उससे। सो इसको ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि मैंने भी इसे सॉल्व नहीं किया है, जस्ट अभी देखते हैं, जो क्वेश्चन रह जाएगा वो मैं आगे है ना अभी डिस्कस करूंगा। जैसे जो रियल एनालिसिस का असाइनमेंट है उसमें भी कुछ क्वेश्चन रह गए होंगे, एटलीस्ट जो लोग ट्राई कर रहे होंगे आप में से, तो उनके लिए लीनियर अलजेब्रा का हमने कुछ क्लासेस में कवर किया था, जिसमें मेनली इथिका के डाउट सारे डिस्कस किए थे हमने, और वो उस उनमें सब सब हो गया था, कोई क्वेश्चन बचा नहीं था। हाँ तो आपके रह गए ना, क्योंकि वो आपका रह गया बाकी। हाँ तो उसमें है ना, मतलब जो बच्चे ज्वाइन तब किए तो आप सॉल्व करो। अरे बाहर का नहीं हो, तुम पहले क्लास ज्वाइन किए थे, तुम लीनियर अलजेब्रा क्लास कब ज्वाइन किए थे, जब क्लास में ले रहा था ना, एंड के लास्ट के 2-3 क्लास ज्वाइन किए थे ना। हाँ वही ना, तुम अब तुम मान लो तुम अब आए, अब तुम जो बच्चा, हाँ तो एक क्लास मिस किए, जो डाउट हो गया था उसके बाद। तो जब क्लास होगा फिर ज्वाइन करना, उसमें क्या है। अभी सॉल्व करो ना तुम इसको, बताओ भाई एक्स बार कितना होगा, कंबाइंड मीन कितना हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं अगर बोल दूं कि x1 बार मेरे पास है 80 और x2 बार है आपके पास 100, तो टोटल डेटा पॉइंट कितने हो गए, पहले 10 थे, तो x1 बार का मतलब हो गया 1/10 समेसन, या मैं अलग अलग नाम दे दूं xy, मान लो ऐसा हो गया। सो क्या आएगा यहाँ से, x बार आपका 80 है, y बार मान लो 100 है, तो 1/this xi I from 1 to 10, so 1 हमारे पास आ गया 30 एंड द समेशन yi from 1 to 20 is 100। यहाँ समेशन xi निकालना आसान है ना, समेशन xi 800 और समेशन yi तुम्हारा आ जाएगा 30 गुना 100, सो कितना आ जाएगा 3000 है ना। अब टोटल सम कितना हो गया, सम ऑफ ऑल 40 ऑब्जर्वेशन, कैसे भी तो कर लो। अब मैं फिर तो मैं यही कहता हूँ कि मैं वो तरीका, मैं उस तरीके से क्यों करूंगा, तुम शांति से बैठो, मैं तो बता रहा हूँ, अगर मैं अपने तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं तुम्हारे तरीके से क्यों सॉल्व करूंगा, जो मुझे आता है मैं वही करूंगा ना। अगर तुम्हें अपने तरीके, तुम मुझसे सॉल्व करो, उसमें क्या प्रॉब्लम है, तुम अपने तरीके से आंसर निकालो, मैं अपने तरीके से निकाल रहा हूँ। जरूरी थोड़ी कि मैं बोला 50 तरीके हो सकते हैं, तो ऐसा थोड़ी कि जो बाकी लोग तुम्हारे तरीके से सॉल्व करेंगे, क्यों करेंगे। थोड़ी शांति से बैठो, अगर कोई सॉल्व कर रहा है तो उसके बाद कोई और तरीका तो बताओ बाद में। तो यहाँ से क्या आ गया मीन, अब बताओ तुम। तो यहाँ से जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, इंडिविजुअली जो 10 डेटा पॉइंट्स है उसको सम किया, फिर अगला 30 डेटा पॉइंट का सम किया, टोटल सम करके डिवाइड कर लो 40 से, कितना आता है। मेरा तो 80 आया हुआ है। कैसे, सर मैंने कंबाइन में निकाला था। हाँ तो कंबाइन में निकालना, उसमें कंबाइन डेटा की बात करी है, कंबाइन ग्रुप है। जब कोई एक बोल रहा है बोलने दो ना। हाँ बताओ भाई प्रखर। सर ये कह रहा था कि डेटा में जो है ये कंबाइंड ग्रुप की बात करी गई है। हाँ ठीक है, तो मैंने क्या किया कि इंडिविजुअल हमें पता हुआ था तो कंबाइंड करके डायरेक्ट फार्मूले से निकाल दिया। कैसे निकाले, n1 plus n1 plus n2 upon n plus n2, n1 x1 प्लस x1 बार n2 x2 बार अपॉन n1 plus n2। हाँ तो मैं भी वही कर रहा हूँ डायरेक्टली, आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, मैं भी चीजें वही कर रहा हूँ। ओके हाँ तो ये n1 x1 कितना आया आपका, आपका कितना आया है, n1 x1 बार ये सर 100 आ गया। 100 आ गया, 100 क्यों आएगा, x1 बार 100 है ना, सॉरी 80 x1 बार, तो x1 बार 80 है। क्या लिखा हुआ है, मीन क्या है, चेक करो आप ना, क्वेश्चन ढंग से पढ़ो पहले। मेरा ठीक है, एक बार चेक करो, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार ठीक से पढ़ लीजिए फिर बताइए। हाँ जी सयानी, अब तुम बताओ क्या कह रहे थे। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा था, क्या बता रहे थे। हाँ क्या होगा बताओ, इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको हम,
यही चीज यहाँ पे लिखा, समेशन एक्स आई आ गया 800, समेशन वाई आई आ गया 3, तो टोटल सम जो हो गया, टोटल 40 डेटा का सम 3800, और जो मीन निकालना है सो 3800 अपॉन 40, ये आपका 95। कैसे भी तुम डिसाइड कर सकते हो। अब आगे आते हैं वेरिएंस पे, ये निकालो ये कितना आएगा। एक्चुअली ना डायरेक्ट फॉर्मूला है ये सबका, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको याद है डायरेक्ट यूज कर लो, नहीं याद है तो डिराइव करना पड़ेगा। ये सो बताओ अब क्या होगा, ये तो मीन आ गया, ठीक है। कंबाइंड वेरिएंस क्या आएगा, कंबाइंड वेरिएंस बताओ। तो जैसे अगर मैं वेरिएंस ऑफ एक डेटा की बात करूं, मान लो x, एक डेटा x बोल देता हूं, तो पहले डेटा की बात क्या थी, तो 1/10 समेशन एक्स आई स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to 10 माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये होता है। और जो वेरिएंस ऑफ, यही जो फॉर्मूला लिखा है ना, इसको फर्दर यू कैन राइट अदर वे, तो यही सिंप्लीफाई होके हो जाएगा समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर, यही फॉर्मूला अगर आप लोगों को दिख रहा है तो सेम चीजें होंगी ना, इसी को सिंप्लीफाई करोगे। तो यहाँ इन्होंने ये बोला है वेरिएंस ये यूज करो, तो जो दूसरा डेटा y बोल दे रहा हूँ मैं, तो उसका होगा 1/30 समेशन वाई आई स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to 30 और माइनस में वाई बार स्क्वायर। अब आपको कंबाइंड बताना है, तो कंबाइंड में क्या हो जाएगा, जो कंबाइंड वेरिएंस होगा सो वो आ जाएगा 1/40 समेशन जो कंबाइंड मीन आया होगा, है ना। तो क्या कुछ नया नाम दे दो चाहो तो, कंबाइंड को जेड नाम देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये आ गया जेड आई स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to यहाँ 40 हो जाएगा माइनस जेड बार स्क्वायर, ये निकालो। तो ये आपको निकालना है इन दोनों डेटा को यूज करके, और ये आपको दे रखा है ना, प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आइडिया मिलेगा क्या करना है। सो ये हमें दे रखा है, दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू, दे रखा था 4 एंड दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 2, ये आपको दे रखा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, सो ठीक है ना, तो आप इसका वैल्यू निकालिए कितना आएगा। जेड बार ऑलरेडी आ चुका है, यही आपका जेड बार है, जो मैं न्यू मीन बोल रहा हूँ ये जेड बार है। तो समेशन जेड आई स्क्वायर निकाल लीजिए, यहाँ से नहीं आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं, बताओ भाई। डायरेक्ट फॉर्मूला भी हो, तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो तो वो लग, ये लगा लिया डायरेक्टली आपने, तो ऐसे वेरिएंस का भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो भी आप लगा सकते हो। निकाल पाओगे यहाँ से। एक्स बार कितना था, एक्स बार हमारा पहला था 80, तो 80 का स्क्वायर, तो यहाँ से जो समेशन एक्स आई स्क्वायर आएगा 4 + 80 स्क्वायर और इनटू में आपका आ जाएगा 10, ये आ जाएगा। यहाँ से निकालोगे समेशन वाई आई स्क्वायर, तो ये आएगा 2 + वाई बार कितना था 100 ना, तो 100 स्क्वायर और इनटू में आ जाएगा 30। सो अब ये समेशन जेड आई स्क्वायर मैं पूछ रहा हूँ, ये समेशन जेड आई स्क्वायर क्या होगा, दोनों का सम है 1 to 40, तो इन दोनों को ऐड कर लो तो कितना होगा, सिंप्लीफाई करके बताओ मुझे। ये है 4 + 80 स्क्वायर इंटू 10 और यहाँ है 20 + 100 स्क्वायर इंटू 30, 20 क्यों लिखा 2 ना, सॉरी 2, 20 नहीं 2 है, 2 + 100 स्क्वायर। कैलकुलेटर यूज कर लो अभी तत्काल और सिंप्लीफाई करके बताइए क्या आएगा। सिंप्लीफाई करके बताओ कितना आएगा। तो ये तो कुछ ऐसा आ रहा है 64040 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, तो 1 पे 40 + 2 है ना, इंटू फिर 3 टाइम कर दो इसको, तो एक 0 और आ जाएगा, 3 टाइम करोगे ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। चेक कर लो इसको, अब इन दोनों को ऐड कर लो, ये है। तो इन दोनों को ऐड करके बताओ कितना आएगा। बाकी तुम्हें जो तरीका अपना आता है उससे भी सॉल्व कर सकते हो अपने तरीके से, बट आंसर आना चाहिए, क्वेश्चन ये है कि आंसर आना चाहिए आपका। मैंने कैलकुलेट किया था तो 77.5 आया मेरा। कैसे किया आपने कैलकुलेट इसका? सर मैंने डायरेक्ट हाँ डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, तो वही जो देखो मुझे जहाँ फॉर्मूला याद नहीं तो मैं ऐसे एक्सपैंड करके कर लेता हूँ, तो क्योंकि जरूरी सबको सब कुछ याद हो, तो अगर आपको याद है डायरेक्टली यूज कर लो,
नहीं तो इस तरह सिंप्लीफाई करूँ तो इन दोनों को ऐड कर लूँगा मैं, तो यहाँ से आ जाएगा मेरा भी 77.3 है। अच्छा कैसे किया आपने, वही फॉर्मूले से? हाँ जी, ऐसे ही कैलकुलेट करके जैसे आपने। अच्छा इस तरीके से किया आपने, नहीं एक डायरेक्ट फॉर्मूला से, मान लो ये फॉर्मूला है ना, तो वैसे ही डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, मान लो सिग्मा 1 स्क्वायर नोन है, सिग्मा 2 स्क्वायर नोन है, तो उसका फॉर्मूला भी आता है। फॉर्मूला पे किया था, इसका आंसर नहीं आ रहा। एक तो ये क्या आंसर होता है, आंसर नहीं आ रहा आपका, क्या आंसर आ रहा है ये बताओ ना आंसर। फॉर्मूला है n1 फिर ब्रैकेट में सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस d1 का स्क्वायर, जहाँ पे d1 जो है वो हमारा x1 बार माइनस x बार है। अच्छा जी हाँ, फिर ये जो d1 जी हाँ प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। वही चीज है ना d1 हाँ। जो है वो x1 बार माइनस x बार है, d2 पे x2 बार माइनस x बार। हाँ तो ठीक है उस तरीके से करो, मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ तो मेरा टाइम नहीं लगेगा मुझे ज़्यादा, तो यहीं से आंसर आ जाएगा, हमारा कंबाइन है ना। हाँ कोई नहीं, आप उससे सॉल्व करके देखो, मैं इससे यहाँ तक कर देता हूँ, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम थोड़ी लगेगा, वो तो मैं रुक रुक के वेट कर रहा हूँ आप लोग आंसर का, अदरवाइज है ना। d1 d2 क्या था? x1 बार d1 होगा x बार। x1 माइनस x बार। x बार क्या है x1 बार क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या है? सब कंबाइन मीन है x बार। अच्छा x बार कंबाइन, x1 जो बार ये पहले सैंपल मैंने 95 दे रखा है। यस। तो फॉर्मूला अगर याद है थोड़ा कम टाइम में हो जाएगा, ये है, तो इसका सम जैसे आ गया तुम्हारे पास 364100 आ गया, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है आपको, वेरिएंस ये चाहिए, ये क्वांटिटी चाहिए, तो इसको 40 से डिवाइड कर लो, यही चाहिए ना कंबाइंड डेटा का वेरिएंस, तो इसको 364100 अपॉन 40 माइनस में 95 का स्क्वायर, तो इससे कर सकते हो आप, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, तो ये जैसे यहाँ पे कुछ ऐसा आ रहा है 9102.5 माइनस 95 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये है 9025 कुछ ऐसा आ रहा है, तो कितना आ जाएगा डिफरेंस, तो यहाँ से आ रहा है 77.5, आप लोगों का क्या आया था, चेक करके बताओ। सेम आया ना, ठीक है फिर तो हाँ, तो मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, तो आप जिनको जैसे आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद है आप यूज कर लो, डायरेक्टली याद है, क्योंकि इतने फॉर्मूला दुनिया में कि सब याद करना अच्छी बात है, अगर मान लो याद नहीं है तो मुझे मतलब मेरा ये कि हम किसी और तरीके से भी सॉल्व कर दूंगा मैं, ये है तो वो मैं कर देता हूँ, अदरवाइज आप बेटर रहेगा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में ये सब फॉर्मूले हैं, अगर आपको याद है बेटर है ना, ये चीज़ है, बट है कुछ फॉर्मूला आंसर आना चाहिए, तो इस तरीके से आ गया, तो 2 तो गलत है, तो पहला सही है दूसरा गलत है। व्हाट कैन यू से अबाउट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होता है सीओवी, ये आपका सिग्मा अपॉन एक्स बार इनटू 100, ये पूछ रहा है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अभी वेरिएंस निकाले जैसे हमने, है ना, ये निकाल दिया ना वेरिएंस मैंने, तो इसका रूट ले लो, तो ये आएगा जो सी की वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो रूट अंडर 77.5 अपॉन में एक्स बार जो आया था 95 इंटू 100, बताओ कितना आएगा ये, तो ये आपको चेक करना है कि 180/19 से ज्यादा होगा कम होगा, तो काट भी सकते हो, 5 से 20 हो जाएगा, 5 से 19 हो जाएगा, तो ये 20 गुने रूट अंडर 77.5 अपॉन 90, तो उसको वहां से कंपेयर भी किया जा सकता है डायरेक्टली, कि ये ऑप्शन जो कह रहा है कि दिस इज मोर देन 180/19, तो हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं, 20 को उधर भेज दो, तो रूट अंडर 77.5 मोर देन होगा, 20 से काटोगे कितना होगा, 0 0 कट गया 9, तो स्क्वायर कर दोगे तो कह रहा है यहाँ से क्या पता चला 77 का रूट 9 ज्यादा होगा क्या, नहीं होगा ना, गलत है ना ये ट्रू है क्या 77 पॉइंट, गलत है, छोटा है ना, क्योंकि स्क्वायर कर देंगे तो ये 81 हो जाएगा, तो ये गलत कह रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत कह रहा है, तो सी ऑप्शन भी गलत है, ठीक, तो ये सिंपल फॉर्मूला लगाया हमने, कोई ये 100 इसलिए क्या यहाँ लिखा हुआ इन परसेंटेज, कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर जैसे 11 12 की बुक देखोगे ये फॉर्मूला 11 12 में भी है, जो 11 12 का लास्ट चैप्टर 11th क्लास का एनसीईआरटी का स्टैटिस्टिक्स उसमें है ये,
कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो सिग्मा अपॉन म्यू इंटू 100, तो परसेंटेज में लाना है तो इंटू 100 करेंगे, परसेंटेज में नहीं रखना है तो सिग्मा अपॉन म्यू काफ़ी है। तो यहाँ इन्होंने अलग से ब्रैकेट में इन परसेंटेज लिखा है उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कि आपको 100 मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना है। तो 100 हाँ, तो मल्टीप्लाई परसेंटेज लाना तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगला अगला क्या है, अगला है रेंज। तो रेंज मतलब अब देखना है आपको रेंज क्या होगा डेटा का। तो बोल रहा है रेंज जो है 8 से ज़्यादा होगा, जो रेंज मतलब लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो ये रेंज है ना। आप लोग कैसे करते हैं बताइए, तो रेंज क्या होगा इस डेटा का? सर ये कोफिशिएंट ऑफ रेंज है या फिर सिंपल रेंज है? ये तो मुझे तो सिंपल रेंज दिख रहा है। ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड रेंज बोला है, तो जैसे मीन, वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, रेंज, ये सब डिफरेंट मेजर्स है डेटा को करने के लिए। तो रेंज मतलब तो रेंज एक अलग सिर्फ रेंज है, ओनली रेंज। ओके, क्योंकि सर कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी होता है। हाँ, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अलग है, तो आपको रेंज पूछ रहा है। कंबाइंड डेटा का मीन क्या है, वेरिएंस क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है और रेंज क्या है। बताइए रेंज कैसे डिसाइड करेंगे आप? तो तो हमें बता रखा था कि जो पहला डेटा है उसका सम 800 है, दूसरा 380, तो एवरेज तो कितना है 95 है ना। सो एवरेज था 95 और वहाँ मीन है 8, इधर मीन है 100 और एवरेज मीन है 95। क्या बोल सकते हैं? बोलिए रेंज कैसे डिसाइड करेंगे? तो मुझे रेंज में देखना पड़ेगा है ना कि डेटा, देखो एवरेज का मतलब क्या होता है, अब समझो जरा। एवरेज का वैल्यू क्या है कि कुछ वैल्यू उससे छोटी होगी, कुछ वैल्यू उससे ज़्यादा होगी, ये ठीक है ना। तो जैसे पहला डेटा जो है उसका मीन कितना है 80 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट डेटा में देयर विल बी लॉट ऑफ वैल्यूज व्हिच विल लेस देन 80 एंड कुछ होगी मोर देन 80, क्योंकि एवरेज क्या होता है बीच में है ना। एवरेज तो जैसे 1 और 100 का एवरेज लूंगा मैं तो 50 है ना, मतलब 50.5 हो गया जैसे, तो बीच में आ गया, तो कुछ उससे ज़्यादा होगा कुछ उससे कम होगा। तो आपके पास एक डेटा होगा जो 80 से कम होगा और दूसरे वाले डेटा में क्या है मीन 100 है, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें कुछ डेटा पॉइंट्स होंगे जिसकी वैल्यू 100 से ज़्यादा होगी, कुछ 100 से कम होगी। पहले 10 में से कुछ 80 से कम होगा, कुछ 80 से ज़्यादा होगा। तो अब मैं कंबाइंड की बात कर रहा हूँ, तो आपको क्या लग रहा है स्मॉलेस्ट वन जो होगा 80 से कम होगा, यस और नो? यस सर। समझ पा रहे हैं ना इसको आप? और जो लार्जेस्ट वन होगा वो 100 ज़्यादा होगा, यस सर। तभी हमारा एवरेज 95 आया ना। 95 मतलब क्या, कुछ 95 से कम कुछ टोटल ज़्यादा है। तो इनफैक्ट फर्स्ट डेटा में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं x1 x2 x100 है मान लो, तो कुछ डेटा है जो 80 से कम है, दूसरे डेटा में कुछ डेटा पॉइंट है जो 100 से ज़्यादा है। तो गैप कितने का हो गया उसका, एटलीस्ट गैप कितने का होगा, एटलीस्ट 20 का गैप होगा। यस सर। मतलब कुछ एकदम ध्यान से सुनते नहीं हो चीज़ें, ये मैं बोल रहा हूँ पहले डेटा पॉइंट का जो में 2 डेटा पॉइंट अलग अलग है। फर्स्ट डेटा पॉइंट का एवरेज कितना है, मीन कितना है? तो मीन 80 होने का क्या मतलब होता है? किसका 15 डिफरेंस है? हाँ कंबाइंड, मैं वो नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट डेटा में मीन 80 है, इसका मतलब हुआ कि कुछ पॉइंट्स 80 से कम होंगे। 10 नंबर्स जो हमारे पास जिसका एवरेज 80 है उसमें से सम विल बी लेस देन 80, सम विल बी मोर देन 80, क्योंकि एवरेज बीच में आता है, ठीक है। और जो दूसरा डेटा पॉइंट है y1 से y30 तक, उसका मीन हमारे पास है 100। इसका क्या मतलब है कि उस जो 30 नंबर्स का एवरेज 100 है, उन 30 में से फ्यू विल बी मोर देन 100, फ्यू विल बी लेस देन 100। अब मुझे टोटल 40 पॉइंट में ये देखना है कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है और लार्जेस्ट नंबर क्या है, तो उसके बीच का गैप क्या हो सकता है, वो रेंज है। अब तुम खुद ही सोच के बताओ कि
जो सबसे छोटा नंबर होगा, जो सबसे बड़ा नंबर, उसके बीच का गैप कितना होगा, कम से कम कितना होगा? ठीक है, आवाज नहीं आई, ऐसे भी 20 होगा, ठीक है ना? तो कुछ 100 ज्यादा है, कुछ है, तो टोटल 20, तो बोल रहा है 8 से ज्यादा होगा, तो ये ट्रू है, तो इसमें दो ऑप्शन ट्रू आया हमारा, फर्स्ट और लास्ट, ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन में पहला और लास्ट वाला जो है वो ट्रू है। ठीक है जी, आगे बढ़े। तो रेंज जो है, क्योंकि है ना, मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो नंबर हमारे पास हैं, एक का मीन 80 है, एक का मीन 100 है, और एवरेज का मीन 95 आया, तो फ्यू विल बी हेयर, फ्यू विल बी हेयर, बाकी इस बीच में होगा, तो 40 नंबर्स, तो एक इधर जो नंबर आएगा और इधर जो नंबर आएगा उसके बीच का गैप कम से कम 20 का तो है, तो बोल रहा है रेंज 8 से ज्यादा है, तो ये सही है, रेंज 8 से ज्यादा होगा। चलिए थर्ड पे आते हैं। तो ये MSQ है, इसका मतलब ये 4.75 मार्क्स का होगा ना? नहीं, MSQ उसमें भी आते हैं ना, MSQ किसमें आता है आपका? सिर्फ थर्ड सेक्शन में ना, तो क्या होता है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, पार्ट सी में। हाँ, तो पार्ट सी के होंगे ना, क्योंकि MSQ तो पार्ट सी में ही आते हैं, तो इसका मतलब ये कितने मार्क्स के होंगे, ये 4.75 मार्क्स का आता है ना। चलो जी, आइए, तो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं कि इन एन एग्जामिनेशन, ये बोल रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन इन्वॉल्विंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, a student works out solution in 50% of question, in the remaining question the student guesses the answer। तो 50% वो सॉल्व करता है, बाकी को वो गेस करता है, ठीक। अब कह रहा है कि however when the answer is guessed the probability it is correct is 0.30, तो जो आंसर उसने गेस किया है उसमें सही होने का चांस 0.30 है, और जब इसने वर्कआउट किया है उसमें रॉन्ग होने का चांस 10% है, मतलब गलत होने के चांस 90% है उसमें भी। स्टूडेंट वर्क आउट द सॉल्यूशन इट मे बी रॉन्ग विद प्रोबेबिलिटी 0.10, मतलब करेक्ट होने का 90% हुआ ना, तो रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी 10% है, मतलब करेक्ट होने के 90% है, ठीक है ना? तो अगर उसने गेस किया है तो सही होने का 30% है, और अगर वर्कआउट किया है तो गलत होने का 10%, मतलब करेक्ट होने का 90% है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि if the answer to a particular question is correct, ये गिवन है आपको, करेक्ट है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि स्टूडेंट गेस आंसर? कर लो ना, आसान है, ये तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन हो गया। यस और नो? बताइए आपका आंसर क्या आया? बिल्कुल बेसिक 12th क्लास का क्वेश्चन है, बता रहा हूँ 11 12 के बुक में भी ये सब क्वेश्चंस हैं। तो बेस थ्योरम कॉमन है, जैम में भी आता है, गेट में भी आता है, नेट में भी आता है, बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये सब तो है ना। तो ये बेस थ्योरम का सिंपल क्वेश्चन, आप लोग मुझे आंसर बताइए, आप लोग सॉल्व करके, अगर किसी ने किया तो डायरेक्टली बताइए आप। नहीं, तुम चाहते हो मैं सॉल्व करूँ तो मैं भी कर दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ खुद सॉल्व करो आप लोग, पहले सॉल्व किया हो अच्छा, नहीं किया तो अभी सॉल्व करो, अगर सही आंसर निकाल लोगे तो एग्जाम में अगर इस तरह क्वेश्चन एटलीस्ट मिलेंगे तो आप वहाँ सॉल्व कर पाओगे। ये अगर सिर्फ टीचर के भरोसे रहोगे वो कराएंगे तब करेंगे तो उससे आप कैसे सीखोगे? तो आप सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ आप लोग। नहीं हो तो मुझे बता देना कि आप सॉल्व कर दो, मैं भी कर दूंगा, बट तुम लोग सॉल्व करके मुझे तुम लोग बताओ कि क्या आंसर तुम लोगों का आ रहा है। बेस थ्योरम लगाओ इसमें, बेस थ्योरम लगाओ, बेस थ्योरम। इसलिए ये जरूरी है कि जरूरी नहीं है कि टीचर सॉल्व किया हो तो तुम्हें आएगा, टीचर नहीं किया तभी तुम्हें आ सकता है, तुम्हें खुद पे भरोसा होना चाहिए, कोशिश करनी पड़ेगी तुम्हें। सर बता दीजिए। आपने ट्राई किया? अरे गलतियां करो, कोई बात नहीं, ट्राई तो करो। आप ट्राई किए कि नहीं ये बताइए पहले। 0.25 आया है आंसर। अच्छा, हाँ जी प्रखर,
तो ये सब तो 11 12 की चीजें, इसमें आपको नहीं फंसनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है ना। ये सब बट प्रोबेबिलिटी पे ध्यान नहीं देता हूँ। हाँ मैं समझ रहा हूँ। मैक्सिमम टाइम गलत होता है तो एग्जाम में छोड़ता हूँ। यस यस, लेकिन ये सब गलती नहीं होगी। आप जैसे जैसे आपको ये बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो काउंटिंग वाले में गलतियों का चांस रहता है, इसमें गलतियों का चांस कम, बहुत कम होता है। जहाँ काउंट वाले रहते हैं ना कि नंबर ऑफ वे निकालो फिर डिवाइड करो, वहाँ गलतियों का चांस बहुत रहता है। मुझे भी वहाँ डर लगता है उस तरह के क्वेश्चन में। लेकिन ये सब आसान है, इसमें अगर आप मुश्किल लग रहा है आपको तो सिंपली आप 11 12 की एनसीईआरटी उठाओ, 12th क्लास के स्पेशली, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल एक सॉल्व कर लो, तो वहाँ से आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा। सेम चीज़ें रिपीट होती हैं, तो मैं देखता हूँ जैम, गेट, नेट, जो भी बेस थ्योरम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सेम ही पैटर्न है। और 10-15 क्वेश्चन आपने ढंग से कर लिए ना तो आप सारे कर लो, क्योंकि इसमें बस ट्रिक पकड़ना है, इसका क्या ट्रिक है, बस बहुत आसान होता है। देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे क्या है कि हमारे पास क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक मल्टीपल चॉइस है ना एग्जाम है, जिसमें क्या हो रहा है, एक बच्चा सॉल्व करता है 50% क्वेश्चन, 50% सॉल्व करता है और 50% वो गेस करता है, 50-50 हो गया। अब बाकी क्वेश्चन वो गेस कर रहा है। अब अगर गेस कर रहा है तो करेक्ट होने का क्या चांस है, और अगर वो खुद सॉल्व कर रहा है तो करेक्ट होने का क्या चांस है। अब मुझे गिवन है कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है, तो इसका क्या मतलब है, तो मैं ये मान लेता हूँ ऑप्शन इवेंट ए हो गया, इसको मैं इवेंट ए नाम दे देता हूँ। सो ये है ना, दिस इज इवेंट ए, चलो यही लिख देता हूँ, दिस इज इवेंट ए। अब हमें यहाँ पार्टीशन बनाना होता है बेस थ्योरम में, तो आपको बेस थ्योरम में थोड़ी थ्योरी देखनी पड़ेगी। सो पार्टीशन बनाना होता है यहाँ पे। सो है ना, अगर आप नहीं सीखो, कभी मान लो टीचिंग की जरूरत पड़ी तो वहाँ तो पढ़ाना पड़ेगा ना आपको, वहाँ तो आना चाहिए। सो इवन क्या है, अब यहाँ दो ऑप्शन, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने गेस किया था, तो उसके बाद दो ही ऑप्शन है, या तो उसने गेस किया होगा या उसने सॉल्व किए होंगे। तो एक ऑप्शन है कि उसने वर्कड आउट, उसने सॉल्व किया, और दूसरा गेस किया, यही ऑप्शन है ना, दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो उसने खुद सॉल्व किए हैं या गेस किए हैं। तो अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी उसने गेस किया है गिवन दैट कि आंसर टू द पर्टिकुलर क्वेश्चन इज करेक्ट, यही है। तो इसमें क्या होगा, सिंपल है, ये तो बेस थ्योरम लगाना है आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, बेस थ्योरम का फॉर्मूला याद होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू A गिवन E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। प्रोबेबिलिटी ऑफ A लिखोगे, टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में आता है, A गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू A गिवन E2, ये हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी। ये मतलब बेस थ्योरम फॉर्मूला है, तो डिनोमिनेटर में जो आता है A की प्रोबेबिलिटी आती है। अब यहाँ पे आप देखो आपको क्या क्या जरूरत है। सो नाउ अब आपको क्या क्या जरूरत है इस फॉर्मूले में, उस वैल्यू निकाल लो। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप खुद क्वेश्चन देख के बताओ, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने खुद वर्कआउट किया है उस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ ऑलरेडी, देख के बताइए कितने क्वेश्चन खुद उसने सॉल्व किए हैं, वर्कआउट किया। सर 50%। जी, तो 50%, 50 अपॉन 1/2, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो गेस करेगा, सेम एज 50। 50%, यस। तो इसका मतलब 1/2। अब अगर उसने वर्कआउट किया है तो क्या प्रोबेबिलिटी है वो करेक्ट होगा, ये गिवन है, गिवन इवन। तो अगर आपको पता है कि उसने वर्कआउट किया है तो क्या प्रोबेबिलिटी है वो क्वेश्चन करेक्ट होगा, उसका आंसर करेक्ट होगा। देखो लिखा हुआ है, सब क्वेश्चन में लिखा है 0.30 है ना। अगर उसने वर्कआउट किया है, अगर उसने वर्कआउट किया है, इवन मैंने क्या लिया है, वर्कआउट को, तुक्का नहीं लगाना, ध्यान से देखो। अगर उसने वर्कआउट किया है तो क्या प्रोबेबिलिटी है करेक्ट होगी। ठीक से पढ़ो क्वेश्चन को, आप पढ़े नहीं है ठीक से, आप लोग गेस कर रहे हो। क्वेश्चन पढ़ो जो गिवन है वो बताओ मुझे। अगर उसने वर्कआउट किया तो तुम्हारा आंसर कैसे बदल जाता है थोड़ी देर में, पहले तुम 0.30 बोल रहे थे, ये दिक्कत है ना। तो ये सर 90 होगा ठीक है ना, क्योंकि रॉन्ग होने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ हाँ इसलिए ढंग से पढ़ोगे तो आपको समझ आए ना पूछ क्या रहा है। है। यस सर। इसने अगर बोल रहा है कि अगर वर्कआउट किया तो गलत होने का 10% चांस है, सही 90%। अगर उसने गेस किया है तो क्या प्रोबेबिलिटी है करेक्ट होगी, 30। हाँ तो यहाँ 0.30। अब इसको आप यहाँ पुट करो, क्या आंसर आएगा बताओ, देखो पुट करो जरा। सो सो 1/2 इंटू 0.30 अपॉन 1/2 इंटू 0.90 प्लस 1/2 इंटू 0.30। तो 1/2 तो कॉमन लेके हटा भी सकते हो, तो 0.30 अपॉन कितना हो जाएगा, 9 3 12, सो 1.30
20, so 30/120, so 1/4 0.25, ठीक है ना। तो ये मतलब सिंपल है, आसान क्वेश्चन है, ये तो 11th-12th लेवल का क्वेश्चन है, इज अ बेसिक क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसमें कुछ खास नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो ये मतलब 11th-12th में आप बेस से अगर क्वेश्चन आता है, अगर आप ये छोड़ के आते हो तो इसमें आप मार्क्स लूज कर रहे हो एक्चुअली। मतलब क्वेश्चन एटलीस्ट नेट में सारे क्वेश्चन नहीं करोगे आप, लेकिन आप पढ़ के अगर देखोगे तो इस तरह क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ने चाहिए। सब 11th-12th बीएस जैम गेट बीएस हर जगह आता है ये, 11th-12th से स्टार्ट होता है, बीएससी एमएससी सब में आपने पढ़े होंगे, ये जैम गेट सब में आता है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आसान बहुत है क्योंकि बेस थ्योरम तो ऐसे ही बहुत ईजी है। आइए यहाँ पे आते हैं, ये सब भी आसान है, ये सब भी जैम उनकी जैम गेट में खूब फ्रिक्वेंटली आते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ तो आप सॉल्व करके आए हो तो आंसर बताओ। नहीं सर इसमें सर एक प्रॉब्लम है सर, जो x + 2y है ना, तो 2y के लिए सर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। दिक्कत नहीं हो रहा है, बोलो तुम्हें नहीं आता है ये चीजें हैं। अब ये पता नहीं कब तक सीखोगे तुम ये सब चीजें। क्या दिक्कत, तुम्हें ये नहीं पता क्या दिक्कत हो रहा है, तुम्हें क्या दिक्कत हो रहा है बताओ, इसमें क्या कहना चाह रहे हो तुम। सर देखिए सर, ये फॉलो कर रहा है बाइनोमियल और y भी फॉलो कर रहा है बाइनोमियल, लेकिन 2y क्या follow करेगा? मतलब x + y तो बाइनोमियल का सम होता है। तो और कोई दूसरा रास्ता नहीं, मान लो ये रास्ता नहीं काम कर रहा था, तो ये तुम्हें सिखाना चाहता हूँ मैं इतने प्रोसेस में इतने सालों से, इससे एक रास्ता काम नहीं कर रहा, तब तुम्हारे दिमाग में तुम जोर डालो ना कि दूसरा तरीका क्या हो सकता है, वो दिमाग आंसर निकलेगा। इसका ये मतलब थोड़ी क्वेश्चन गलत है या नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम, तुम्हें ये सोचना है कि तुम क्या कर सकते हो, आगे डिसाइड करो ना, आगे दूसरा रास्ता भी तो है इसमें। बाकी लोग बताइए सॉल्व करके, तो आसान क्वेश्चन काफी है भी। तो दिमाग लगाओ कि क्या कर सकते हो, दूसरा रास्ता क्या हो सकता है। क्या डिस्ट्रीब्यूशन नहीं निकालेंगे x + 2y तो क्या ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तब भी सॉल्व होगा। तो हमें देखना है क्या कर सकते हैं। तो आप देख ही पा रहे हो कि यहाँ पे जो x है दैट इज द बाइनोमियल, क्योंकि x का mgf है ना, तो ज्वाइंट mgf लिखा हुआ है mx t1 my t2। तो एक तो ये समझ आया कि ज्वाइंट mgf इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू mgfs, तो बोथ आर इंडिपेंडेंट। पहली चीज है कि दोनों इंडिपेंडेंट है, ठीक। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है कि q + p की पावर t1, तो बाइनोमियल 2, q + p, तो जो कि 1/4 हो गया। और जो y है, the y is binomial 3, q + p की पावर t, ये हो गया। तो x का सपोर्ट क्या है और y का सपोर्ट क्या है। x का सपोर्ट 0 1 2 डॉट डॉट होता है, तो ये भी 0 1 n। बाकी लोग बताओ सोच के। सर 0 1 2 होगा सर, x का सर रेट, और y का रेट 0 1 2 3। अब हमें सोचना है कि यहाँ पे पूछा है हमसे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा होगा, तो इसका कन्वर्स ले लेते हैं, 1 - प्रोबेबिलिटी x + 2y ≤ 1, सो 1 - अब आप देखो कि कौन कौन सा x और कौन कौन सा y इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बस वो में पुट कर लेने हैं। तो यहाँ से अगर x y दोनों को 0 रख दूं तो ओके है, तो x 0 और y 0 चल जाएगा। x को 0 और y को 1 रखूं तो नहीं चलेगा, लेकिन x को y को 0 और x को 1 रख दूं, x 1 और y 0 तो चल जाएगा। देखो और कोई पॉसिबिलिटी है, अब ढूंढो x क्या रख सकते हो, y क्या रख सकते हो ताकि ये ट्रू हो, आपको ये देखना है व्हाट कैन बी पुट। तो यही पॉसिबिलिटी, और कुछ तो है नहीं। तो यहाँ से आप पुट कर लो, हो तो गया। सो 1 - और ये इंडिपेंडेंट ऑलरेडी है क्योंकि ज्वाइंट इज प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल से इंडिपेंडेंट है। तो x = 0 y = 0, इंडिपेंडेंट है। x = 0 का मतलब 3/4 की पावर 2 और y = 0 का मतलब 5/6 की पावर 3, और ये माइनस कर देगा x = 1, तो x = 2c1 1/4 की पावर 1 और 3/4, और y = 0 का मतलब है, ठीक, तो y 0 मतलब 5/6 की पावर 3 हो गया। सो सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ से 1 - अच्छा यहाँ 5/6 की पावर 3 कॉमन भी ले सकते थे हम, है ना। अगर इसको ब्रैकेट में ही लिखना चाहो तो ये प्लस ही रहेगा, अगर तुम ब्रैकेट में ही लिखना चाहो तो ये, और ये कॉमन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर, तो इसका मतलब हो गया 9/16 प्लस यहाँ से आ जाएगा 6/16। सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आ रहा है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है। ये
सो 1 माइनस, सिंप्लीफाई कर लो, है ना, तो 16 होता है, और ये हो गया 15/16। इसको आप सिंप्लीफाई करके चेक करो, 1 माइनस, कैलकुलेटर यूज कर लो चाहो तो, बताओ कितना आएगा। 3 से मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ, 3 5 जा 3 से कटेगा, 7 2 हो जाएगा, ये हो गया 125 गुने 5 625, और 72 इंटू 16 क्या आएगा, 1152 पर चेक कर लो, हाँ। तो 72 इंटू 16, इसको सिंप्लीफाई करके बताओ कितना आंसर, आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी देखना पड़ेगा। और कोई सेटिस्फाई नहीं करता ना इसका, तो लेस देन इक्वल टू, सर ऑप्शन 1 होगा सर, 1581 में चीप होता है। कैसे, कैसे मतलब हमने कैलकुलेट किया है तो हो गया सर, 1581 आया था कैलकुलेट। कहाँ पे, सर उसका माइनस करके 1581 बाय 3456 आया है। ये तो 1152 मैंने लिखा है, कितना कैसे तुमने किया है, वही समझ तो पूछ रहा हूँ मैं। सर आपने कुछ गलती की है सर। अच्छा ओके, तो उसमें अगर कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, 5 8 13 तो 15 6 5 11 4 15 18, इसको अगर 3 से मैं कैंसिल करूंगा तो वही आंसर आएगा, तो मुझे यहाँ पे तो कैंसिल नहीं करना चाहिए, तब आंसर तुम्हारा एग्जैक्टली मैच कर जाएगा। तो हाँ सर। लेकिन इतना दिमाग तुम्हारे अंदर है नहीं, तुम्हें डिसाइड कर सको, तो ठीक है जी। तो यहाँ से 125 इंटू 15, मतलब बात वही है जो मैं पहले कर रहा हूँ, तो कुछ नया नहीं है, ठीक है ना, वो सेम ही चीज़ है, जस्ट हमें देखना क्या है, तो वो 3 से कैंसिल कर सकते हैं पहले ऑप्शन को, बात बराबर ये, उसने कैंसिल नहीं किया है, जिसने आंसर की बनाया उसने कैंसिल नहीं किया, 3 से वो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा देख लो, तो 1 माइनस और 125 गुने 15, तो ऐसे ही कर लो, 125 इंटू 15 अपॉन 72 इंटू 16, तो ये एक बार देख लो कैलकुलेटर करके ना। सर 216 होगा। अच्छा सॉरी, हाँ यहाँ मैंने कैंसिल नहीं किया ना 15 को, तो यहाँ, अरे यार एक तो ना इसको मैं कैंसिल नहीं करता हूँ, देखो कैंसिल करोगे तब भी वही आंसर आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा, वो बस यहाँ पे है कि कैंसिल करना है, 3 से यहाँ कैंसिल कर दो तो वही आ जाएगा, तो बात वही है। 1875। हाँ जो भी है, तो पहला ऑप्शन आ जाएगा ना, तुम कह रहे हो, बाकी लोग वेरीफाई कर दो ऐसे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो मतलब आंसर इस तरीके से हो जाएगा, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत थोड़ी पड़ी है। सो आगे अब आया ये 5वां क्वेश्चन, देखिए 5वां है हाइपोथेसिस का, तो ये कह रहा है कि x1 x2 x6 जो है रैंडम सैंपल है गामा डिस्ट्रीब्यूशन का, इसका पीडीएफ ये है, t है समेशन xi, और साई है यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज अल्फा, तो फॉर टेस्टिंग नल हाइपोथेसिस लैम्डा इज 1 अगेंस्ट लैम्डा मोर देन 1, फॉर पॉजिटिव इंटीजर दिस लेट chi-square v alpha denote the 1 minus alpha quantile of chi-square v distribution, then the test psi reject h naught if and only if। अब आपको बताना है कि रिजेक्शन रीजन क्या आएगा, तो ये हमसे रिजेक्शन रीजन पूछ रहा है, so what is the rejection reason, बताइए आप लोग बता पाएंगे रिजेक्शन रीजन क्या आएगा। सो हमें टेस्ट करना है लैम्डा इज 1 अगेंस्ट, है ना, सो लैम्डा इज 1 अगेंस्ट लैम्डा मोर देन 1, ओके हो जाएगा ना, टी हमें दे रखा है ना, सो टी मेरे पास है समेशन xi i फ्रॉम 1 to 6, तो यहाँ जो xi का डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर मैं बात करूँ कि जो xi इसने लिए हैं, ये जो xi है इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है,
जो xi है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है गामा। देख के देखो गामा में क्या पैरामीटर यूज करोगे यहाँ पे डिपेंड करता है। पीडीएफ, तो अगर मैं पीडीएफ ऐसा यूज करता हूँ, मान लो ये पीडीएफ इस फॉर्म का है 1 गामा अल्फा बीटा की पावर अल्फा एक्स की पावर अल्फा -1 ई की पावर माइनस बीटा एक्स। लेट्स से ये वाला पीडीएफ यूज करूँ मैं अभी, तो गामा अल्फा ये वाला पीडीएफ यूज करता हूँ। तो अब आप देखेंगे अल्फा के प्लेस पे 4 है और बीटा के प्लेस पे लैम्डा है, राइट। तो अल्फा के प्लेस पे 4 है और बीटा के प्लेस पे लैम्डा है, तो x इज गामा 4 कॉमा लैम्डा है ये, ठीक। और तो ये बताओ इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, क्वेश्चन ये है। सो समेशन xi का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा यहाँ पे? सर गामा के प्लेस पे सर 3 होगा सर। अच्छा मैंने हाँ एक मिनट गामा के प्लेस में मतलब नहीं 4 ही आएगा। 4 ही आएगा ना, ठीक है हाँ, क्योंकि यहाँ पावर कैसे आ रहा है फिर? हाँ सर डिनोमिनेटर में 6 कैसे आ रहा है? तो गामा 4 किसके इक्वल होता है? हाँ हाँ ठीक है। इसका बताओ इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? व्हाट विल बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ समेशन xi? इसका डिस्ट्रीब्यूशन chi स्क्वायर है। अरे तो मुझे ना मतलब तुम्हें सोचने में 10 सेकंड नहीं लगता, बक बक बोलना है फालतू फालतू चीजें, गलत सलत चीजें। मैं तुम्हें कई बार समझाया हूं, तुम बोलो तो सोच के बोलो क्या आएगा। काई स्क्वायर में क्या आएगा बताओ मुझे, काई स्क्वायर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? आधा अधूरा आंसर बोलना है, बक सोच के बताओ ना, करेक्ट आंसर बताओ, सोच के बताओ, कुछ भी मत बोलो ऐसे ही। जस्ट सोचो और सोच के मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ बताओ करेक्ट पैरामीटर बताओ। अभी गामा के टर्म में बताओ, गामा में क्या पैरामीटर होगा? ये काई स्क्वायर होगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, इसके साथ बताओ मुझे। ऐसे तो मतलब ऐसे ही मत कुछ भी बोल दो तुक्का लगा के। टेल मी द करेक्ट आंसर। वो तो ऑप्शन में दिख रहा है काई स्क्वायर होगा, तो तुम गेस कर रहे हो काई स्क्वायर। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा बताओ? यही सर गामा का सम chi स्क्वायर होता है, वो तो हम लोग को पता है। गामा का सम काई स्क्वायर होता है हमेशा। गामा का सम हमेशा काई स्क्वायर होता है। एक तरह से कंडीशन है हाफ कोमा 1/2 होगा। फिर कोई भी गामा का सम काई स्क्वायर कैसे हो जाएगा? बोलो सोचो, मतलब ये अपने आप को तुम अपने आप को इंटेलिजेंट प्रूव करना चाहते हो, तुम नहीं हो, तुम प्रूव कर दो तो मैं मान थोड़ी लूंगा। तुम्हारा रिजल्ट बताएगा कि कितना इंटेलिजेंट तुम हो। तुम मतलब थिंग इज सोच के बताओ, ताकि मुझे फिर तुम पे ट्रस्ट क्यों नहीं रहता मैं, तुम कुछ भी बोल दो मुझे लगता है गलत ही बोलोगे। द थिंग इज तुमने इतने गलत गलत आंसर दिए पूरे एक पिछले 2 साल के जर्नी में, 1.5 साल के जर्नी में, तो मतलब मुझे कोई ट्रस्ट नहीं रहता तुम सही आंसर बताओगे। ऐसे तुम इसको वैल्यू क्यों अपनी खराब कर रहे हो? द थिंग इज व्हेन यू स्पीक द करेक्ट थिंग सो दैट टीचर को ट्रस्ट हो कि हाँ ये जो बताएगी सही बताएगी। इस तरह से होना चाहिए। तो सोच के बताओ, कहने मतलब ये कुछ भी नहीं वैसे बोल दो मर्जी से। सोच के एक बार करेक्ट आंसर बताओ, लॉजिक के साथ, रीजन के साथ, कि आपके पास ये इस वजह से हो रहा है। आप सोच के बताओ। गामा का सम गामा होता है, काई स्क्वायर जरूरी नहीं होता है। काई स्क्वायर स्पेशल केस है गामा का। तो काई स्क्वायर का सम काई स्क्वायर होता है, गामा का सम गामा होगा। अब गामा हो सकता है काई स्क्वायर हो, जरूरी थोड़ी है काई स्क्वायर ही होगा। ये चीज है, ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे तुम्हें कॉन्सेप्ट ये देखना है कि एक्स आई अगर गामा अल्फा बीटा है तो समेशन एक्स आई क्या होगा। तो गामा 4 कोमा 6 लैम्डा। ओके बाकी लोग? अच्छा अगर मैं तुम गामा अभी तो सम गामा ही बनेगा ना, क्योंकि हाँ बीटा की हमें वैल्यू नहीं पता। यस हाँ अभी तो नहीं, हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि अभी मुझे है ना वो बीटा जब फिक्स करेंगे अंडर एच नॉट लिखेंगे, तो जब अंडर एच नॉट लिखेंगे तब जाके है ना हो जाएगा। तो अभी तो हम डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं जस्ट। तो अंडर एच नॉट अभी डिसाइड करेंगे, क्योंकि साइज यूज करेंगे ना, तो इसको जब यूज करेंगे तो हम इसको यूज करेंगे, क्योंकि तो जाके आएगा। तो देखो यहाँ पे सिंपल थ्योरम है, मैं ये बता देता हूँ कि जैसे एक्स आई अगर है, कलर दिख रहा है तुम लोग विजिबल रहता है ये। सो एक्स आई इज गामा अल्फा आई, या मान लो अल्फा कॉमा बीटा है, एग्जांपल अल्फा बीटा है, तो जो पीडीएफ में वही यूज कर रहा हूँ। तो इसका एमजीएफ क्या होता है, इसका पीडीएफ मैं ले रहा हूँ। अभी मैंने ये आपको कहा कि आप ये यूज करो, गामा अल्फा बीटा की पावर अल्फा
अब इसमें मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका एमजीएफ क्या होगा, तो इस पीडीएफ के करस्पॉन्डिंग एमजीएफ क्या आती है, इस पीडीएफ के करस्पॉन्डिंग एमजीएफ क्या बनती है गामा की? 1 minus beta t to the power minus alpha by 1 माइनस बीटा टी इसकी पावर माइनस अल्फा बाई 2। सो इसका मीन कितना है, एक मिनट, ई एक्स जो आएगा इसका इस पीरियड में मीन क्या आता है, अल्फा अपॉन बीटा। ओके, तो और इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करके टी को 0 पुट करूं, क्या ये अल्फा बीटा आएगा जो तुमने बताया आंसर? चेक करो। ये होता है 1/1 माइनस 1 पावर अल्फा। देख बताओ पर सोच के। सो अल्फा बीटा नोटेशन लिखा, इस नोटेशन में बताइए आप। हाँ सोच के बताओ, यही तो तुमसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हर बार, यही तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट रहता है हमेशा कि जो भी बोलो सोच के बोलो। अभी कुछ बोल रहे हो, 2 मिनट बाद कुछ बोलो, 4 मिनट बाद कुछ बोलो। फाइनल बताओ तुम। अल्फा बाई 2 नहीं होगा, कहाँ देखा अल्फा बाई 2 लिखा हुआ है? इसलिए तुम्हारे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन करेक्ट नहीं होगा, यही वजह है कि तुम एक भी क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे एग्जाम में, क्योंकि बेसिक एकदम फंडामेंटल तुम्हारे हिले हुए हैं। कोई भी चीज ढंग से याद नहीं, ना डेफिनेशन ढंग से याद है, ना थ्योरम ढंग से याद है, ना फॉर्मूला ढंग से याद है। हर बार गेसिंग गेसिंग गेसिंग। अरे कोई चीज सोच के ठीक से बता दो कि ये मुझे पता है, ये ठीक से याद है। तो क्या आएगा ये? इस वाले में ये होगा कि 2 पीडीएफ है ना, गामा में 2 पीडीएफ है, तो आपको देखना पड़ेगा किस वाले पीडीएफ में क्या है। सो जैसे तुम वेरीफाई करने के लिए देख सकते हो, इसको एक बार डिफरेंशिएट करो और टी को 0 पुट कर दो। तो एक बार डिफरेंशिएट करके टी को 0 पुट करोगे तो मीन, जैसे यहाँ से मुझे पता है इसका मीन ये होता है, तो ये आना चाहिए एक्चुअली, ये है। अब यहाँ बताओ, अगर मैं वो लिखता हूँ, इसका समेशन करता हूँ तो क्या होगा? जैसे मैं अगर समेशन एक्स आई का एमजीएफ लिखता हूँ तो क्या आएगा इसमें, इसमें क्या वो होगा? ये ना x1 x2 xn है, तो mgf ऑफ सम जो होता है प्रोडक्ट हो जाता है ना, तो ये हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ mgf ऑफ xi। इसको खोल सकते हो आप फॉर्मूले से कि e ऑफ a की पावर t समेशन x है ना, सो mgf ऑफ xi t i फ्रॉम 1 to n। मैं प्रूव कर रहा हूँ जस्ट फॉर्मूला आपके लिए, तो यहाँ से आ जाएगा i फ्रॉम 1 to n, और ये वही बीटा की बात है, n तो कहीं है ही नहीं, तो मतलब जस्ट i तो है ना, तो यहाँ पे सीधा पावर n हो जाएगा। तो अब n हो जाएगा तो ये डायरेक्ट आपके बन जाएंगे 1 माइनस टी बाई बीटा इसकी पावर माइनस n अल्फा। अब जैसे ये था x गामा अल्फा बीटा, तो इससे बताओ कि ये जो समेशन xi है इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा? अब तुम मुझे ये बताओ, क्या ये वही आंसर है जो तुमने पहले बताए थे? अब तुम सोचो, उस समय मैं समेशन पूछ रहा था, तुमने क्या बताए थे, याद है तुमने क्या बताए थे? हाँ, तो इसका क्या मतलब है कि एग्जाम में अगर इस तरह क्वेश्चन जब आएंगे तो तुम नहीं आंसर निकाल पाओगे, इसलिए तुम्हारा नेट नहीं निकलेगा। तो इस सब चीज़ों के लिए अगर तुम इस पर फोकस कर रहे हो, तुम्हें चीज़ें एकदम एक्यूरेटली याद होना चाहिए, सही, कि तुम एग्जाम में जो अटेम्प्ट करो सही हो। लेकिन तुम्हें सब कुछ आधा अधूरा याद है। मैं तुम्हारे लिए कंसर्न हूँ, तुम इतना मेहनत कर रहे हो लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ भी नहीं आता अभी तक, ठीक से नहीं समझ पा रहे हो, जो भी चीज़ बताते हो गलत ही बताते हो, 99% केस में तुम गलत ही बोलते हो जो बोलते हो। तो ये तो गलत वो है ना कि तुम एग्जाम में भी गलती करोगे, क्योंकि यहाँ तुम्हें बताने वाला हूँ कि गलत बोल रहे हो। एग्जाम में तो कोई बताने वाला नहीं तुम्हें, तुम गलत करके घर पे आ जाओगे, जिस रिजल्ट आएगा उस दिन तुम्हें रियलाइज होगा, अरे या अभी पिछले
2-3 साल जब तुम तैयारी नेट की, तब तक पता चल ही रहा होगा तुम्हें कि तुम्हें क्यों क्वालिफाई तुम्हारा नेट नहीं हो रहा है, रियलाइज हो ही रहा होगा। तो उस पर काम करो ना, उसको ठीक करो ना, तो जिंदगी भर ऐसे ही चलता रहेगा तुम्हारा। ये ठीक कैसे होगा? रिवीजन करके, बार बार रिवाइज करके, सोच के, है ना, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करके, खुद पे मतलब भरोसा करके ये चीज करना है तुम्हें खुद से। तब रिवीजन बार बार करो, खुद के साथ डिस्कशन करो, ये कैसे ठीक करोगे। तो ये गामा होगा, गामा में हमने यहाँ जैसे डिवाइड, मैंने फॉर्मूला जस्ट प्रूफ किया कि कैसे आता है, ये प्रूफ है इसका। सो प्रूफ आपका गामा एन अल्फा बीटा हो गया, फर्स्ट पैरामीटर ऐड हो रहा है, तो ये प्रूफ है। सो तो यहाँ से आपके पास आ गया एन, हमारा यहाँ पे जैसे 6 था ना, तो यहाँ 6 तक कर देते हैं, रैंडम सैंपल साइज 6 का है, तो 24 कॉमा लैम्डा है अभी, ठीक। अब देखिए ये हमारे पास है। अब मैं अंडर एच नॉट बात करता हूँ, अंडर एच नॉट, तो एच नॉट था लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो लैम्डा को हम 1 रख देंगे। तो अब ये क्वांटिटी हो जाएगी। अंदर क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि साइज का डेफिनेशन आप लोग जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा कि गामा, और ये आपका कितना आ जाएगा 24,1, ठीक। लैम्डा को 1 रख देंगे, तो ये कुछ ऐसा हो गया कि गामा 24,2/2। अब हम लोग क्या जानते हैं कि इसी में जब अल्फा को मैं n/2 रख दूं, और अल्फा की जगह n/2 रख दूं, और बीटा की जगह क्या रखना पड़ता है? नहीं, बीटा को इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में बीटा को क्या रखना पड़ेगा? हाफ। तो ठीक है, हाँ, एक बार चेक कर लो। तो बीटा हाफ रखेंगे तो यहाँ से मीन कितना आएगा? यहाँ से इन दोनों का मीन कितना आएगा? अल्फा अपॉन बीटा कितना n बनेगा ना, काई स्क्वायर n का मीन n होता है, ठीक है। तो है ना, क्योंकि 2 पीडीएफ है, थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ इस वजह से रहता है ना कि एक में 1/बीटा है, एक में बीटा है, तो वो आपको समझना पड़ता है। तो यहाँ पे ना, तो ये हो गया। तो ये आपका अल्फा को n/2, बीटा को 1/2, तो ये आपका बन जाता है काई स्क्वायर। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ गामा n/2 1/2 is identically distributed with chi square n with this PDF। हो सकता है आपने किसी बुक में देखा हो कि वहां लिखा होगा गामा n/2 2, वहां लिखा होगा दिस, तो डिपेंड करता है वो बीटा, फिर वो 1/बीटा लिखेगा बीटा की जगह, तब जाके था, तो इसलिए PDF लिखा है मैंने। सो देखिए अब n/2 1/2 chi square n, यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे तो 1 है, तो थोड़ा सा इसमें काम करना पड़ेगा अब सो लेकिन ये तो n/2 यहाँ पे 1/2, मैं ये बनाना चाह रहा था n/2 1/2, लेकिन ये तो 2/2 बन गया। यहाँ तो 2/2 है, 1/2 तो है ही नहीं। तो अब सोचना है 1/2 कब आएगा। तब थोड़े से और दिमाग लगाने, देखो ऑप्शन हिंट दे रहा है हमें, हर ऑप्शन में हाफ है, तो हाफ को लेफ्ट में ले जाओगे 2t हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन हिंट दे रहा है कि आप 2t निकालो। तो अब फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, t अगर गामा 24,1 है, तो 2 टाइम्स t क्या फॉलो करेगा? आप सोच के बताओ आप लोग। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है कि ठीक है ना, तो यहाँ से जैसे इसी में हम कंटिन्यू करें, तो जैसे हम लिखा था कि ये xi आपका गामा अल्फा बीटा है, तो k टाइम xi आप निकालोगे तो ये गामा अल्फा कॉमा बीटा बाई k हो जाएगा। प्रूफ भी कर सकते हैं MGF से, इजीली प्रूफ भी आ जाएगा, ठीक है ना। सो MGF से प्रूफ लिख सकते हैं हम लोग, सेम जैसे इसका प्रूफ लिखा वैसे ही MGF से। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ से कि k टाइम x का MGF क्या होगा, तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन, है ना, e की पावर kt हो जाएगा। तो kt और t के प्लेस पे तुम k रख दो, तो kt हो जाएगा, जहां जहां t दिख रहा है k रख दो, तो 1 माइनस kt बाई बीटा इसकी पावर माइनस अल्फा, तो k को इधर ले आओ तो बीटा बाई k हो जाएगा, तो आपको यहाँ से दिख जाएगा। तो ये प्रूफ है इसका कि जो kx का डिस्ट्रीब्यूशन है वो गामा डिस्ट्रीब्यूशन बी अल्फा तो वही रहेगा, और ये बीटा बाई k हो जाएगा। सो अल्फा वही रहेगा, बीटा बाई k हो जाएगा। तो ये मैं यहाँ लिख दिया मैंने, तो यहाँ से अल्फा तो वही रहेगा, बीटा बाई 2 लिखा मैंने, तो ये 1/2 हो गया। तो अब हम इसको इस पे फिट कर सकते हैं, ये जो लिख रहा था मैं, अब हम इसको काई स्क्वायर बना सकते हैं। सो 2t गामा n/2, तो 48/2 1/2, अब ये इस पे फिट बैठ गया, है ना। अब बैठा, बताओ जी, अब तुम्हें मैं याद दिला दूं, तुम शुरू में ही कह रहे थे कि सर ये काई स्क्वायर बनेगा, तो देखो काई स्क्वायर बना है क्या? तो वही ना, तुम ऐसे तुम गेस करते हो सीधा,
तो ये बोलता हूँ जो लॉजिक के साथ बोलो, इससे तुम्हारा नुकसान है। तुम्हें लग रहा है सर कितना डांट रहे हैं, अगर मैं नहीं डांटूंगा तुम्हारा एग्जाम, तुम्हें जिंदगी भर में एग्जाम क्लियर नहीं होगा। जो तुम्हारा जिस तरह तैयारी तुम्हारी चल रही है ना, तुम मतलब अगले 50 साल तक तैयारी करोगे तब भी तुम्हारा एग्जाम क्लियर नहीं होगा, ये मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ। तो उसको तुम्हें ठीक करना पड़ेगा, है ना। कहते हैं लाइफ में तुम्हें अगर कुछ अलग चाहिए तो कुछ के लिए कुछ अलग मेहनत करनी पड़ेगी, वो तुम्हें अलग, वो नहीं कि तुम पिछले 4 साल से जो कर रहे हो वही अभी भी करते रहोगे, तो जो पिछले 4 साल तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है वही रिजल्ट आता रहेगा। तुम्हें थोड़े अप्रोच बदलने पड़ेंगे अपने आप को, कि क्या कमी कर रहे हो, क्या कमी तुम्हारे अंदर है, क्या अप्रोच गलत है, उसको ठीक करो ना। तो अप्रोच ठीक करो, वो चीज़ें ठीक हो जाएगी। ये सो ये हमारे पास है। अब आ गया, अब ये हो गया 2t जो हमारा है, दैट इज chi² 48। ठीक, तो यहां से आप देख पा रहे होंगे, तो इसका मतलब ये थर्ड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन आउट हो गया, ठीक है ना। सो थर्ड फोर्थ तो करेक्ट हो नहीं सकता, सिंपल, क्योंकि यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 24 है ना। तो ये चीज है, यहाँ समझ रहे हो आप क्या बोल रहा हूँ मैं, कि 2t फॉलोज chi² 48, तो t फॉलोज 1/2 chi² 48, ये आया मेरे पास। तो chi² 48 वाला ये दोनों है, तो अंडर एस नॉट बात करें क्योंकि अल्फा यूज करना ना मुझे, तो इसलिए, क्योंकि ये उसके रिस्पेक्ट में काम कर रहा है। अब आप समझिए, इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में मतलब सॉल्यूशन देखो तो 1 मिनट ही लगेगा, जो मैं पीछे बता रहा था वो तो मैं प्रूफ करके बता रहा था आप लोगों को। अब इसके लिए ये पता होना चाहिए, इसके लिए ये पता होना चाहिए, तो इसके लिए मैंने प्रूफ कर रहा था ना। क्वेश्चन तो 1 मिनट में सॉल्व हो जाता है ना, क्वेश्चन में कुछ खास तो है नहीं। तो अब टी का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया 1/2